एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे आर्सेनिकम एल्बम मेडिसिन। तो मेडिसिन पढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका सोर्स मिनरल किंगडम होता है। साइनोनिम मतलब इसका कॉमन नेम कौन कौन से हैं? वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक है, आर्सेनियस ऑक्साइड है, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है। प्रूव इसको डॉक्टर हेनीमैन सर ने करा था। फॉर्मूला AS2O3 होता है। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, बट पढ़ लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है ये। इट मे एक्ट फॉर ओवर 30 डेज इन क्रॉनिक कंडीशन। देखिए, शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी है वैसे तो, बट क्रॉनिक कंडीशन में 30 दिन से ज़्यादा तक काम कर सकती है। माइजमेटिक बैकग्राउंड इसका सोरा है, सिफिलिस, साइकोसिस है। ठीक, मतलब इसका ये तीनों मियाज्म पे वर्क करती है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस कंडीशन तीनों में। देन टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होता है, वेरी फास्टिडियस। अब हम फास्टिडियस को समझते हैं कि फास्टिडियस का क्या मतलब होता है। फास्टिडियस का मतलब होता है कि पर्सन को खुश करना आसान नहीं है, मतलब पर्सन ईज़िली खुश नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने कोई भी उसके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाया तो उसमें वो कमी निकालेगा, मतलब ईज़िली सेटिस्फाइड नहीं होता, वो जल्दी सेटिस्फाइड नहीं होता, कुछ ना कुछ कमी निकालता है, संतुष्ट नहीं होता एकदम से, है ना। देन डायथिसिस, जिसे आप शॉर्ट में समझ सकते हो टेंडेंसी, तो इसकी स्क्रोफुलस टेंडेंसी होती है। स्क्रोफुलस क्या होता है? ग्लैंड अफेक्शन की टेंडेंसी होती है। ठीक है, मतलब जैसे कि ग्लैंड्स की स्वेलिंग होना, ग्लैंड की हार्डनिंग हो जाना, तो स्क्रोफुलस इज बेसिकली ग्लैंडुलर अफेक्शन। देन थर्मल रिलेशनशिप, चिली पेशेंट है, मतलब पेशेंट को ठंड से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम सेंटर ऑफ एक्शन पे। सेंटर ऑफ एक्शन में आपको सबसे पहले तो इसका कोई भी 5 सेंटर याद कर लेना है। ठीक है, और इसमें जो मैंने यहाँ पे क्लिनिकल बता रखे हैं, इनमें से 10 आपको लर्न करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका एक्शन रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन पे। म्यूकस मेम्ब्रेन पे जब हमने इसकी पैथोजेनेसिस करी, मतलब ड्रग प्रूविंग जब हम करी, हमने इसके सिम्टम जाने कि ये डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेमेशन पेशेंट में कॉज करती है। देन ईडामेटस इन्फ्लेमेशन पे बढ़िया वर्क करती है। कोपियस सीरस इफ्यूजन्स पर वर्क करती है। ठीक, मतलब बहुत प्रोफ्यूज अमाउंट में सीरस आ रहा है। ठीक है, या फिर पेशेंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, स्वेलिंग के साथ साथ इन्फ्लामेशन हो गई है। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे वर्क करा और सीरस मेम्ब्रेन पे। नाउ किडनी में फैटी डीजनरेशन कराता है और एल्बुमिनोरिया कॉज करवाता है, जिसमें क्या होता है कि एल्बुमिन आता है यूरिन में। ठीक है, नाउ स्किन में एजेमा कराता है। क्या होता है? जैसे कि फंगल इन्फेक्शन की तरह जो पैचेस होते हैं वैसे निशान पड़ जाते हैं बॉडी पे। देन गैंग्रीन करवाता है। जनरल एनासार का मतलब पूरी बॉडी में सूजन आ जाना। ठीक, नाउ ब्लड डिसइंटीग्रेशन हैमरेज करवा देता है एंड सीरस इफ्यूजन करवाता है। नाउ हार्ट में फैटी डीजनरेशन, मोटर पैरालिसिस, सर्कुलेशन में वासोमोटर पैरालिसिस और एस्थेनिया कराएगा। लिवर में फैटी डीजनरेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन, लंग्स में एस्थमा, कॉन्जेशन एंड मैलिग्नेंट कैटरा। कैटरा में क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही म्यूकस आता है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम में मोटर एंड सेंसरी पैरालिसिस कॉज करवाता है। अब हम इसको किससे पढ़ रहे हैं? अब हम इसको एलेंस की नोट से पढ़ रहे हैं। तो आर्सेनिक एल्बम का चलिए कॉमन नेम देख लेते हैं। तो आर्सेनिक एल्बम का कॉमन नेम होता है वाइट ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक, AS2O3 इसका फॉर्मूला है। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम इसके मेंटल जनरल्स देख रहे हैं। The disposition is depressing, melancholic, despairing and indifferent। अब हम एक एक वर्ड को अच्छे से समझेंगे इसके। सबसे पहले डिप्रेसिंग का मतलब क्या होता है?
बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई पर्सन को चिंता है, ठीक है, किसी बात की एनजाइटी बनी हुई है। अब एनजाइटी बहुत टाइम से किसी बात की एनजाइटी और फियर बना हुआ है, जिससे क्या हो गया, उसको वो डिप्रेशन में चला गया है, ठीक है, डिप्रेसिंग हो गया है। मेलनकोलिक का क्या मतलब होता है? एक मन में उदासीनता बनी रहती है। क्या मतलब होता है मेलनकोलिक का? उदासीनता। ठीक, मन में इसके क्या बनी रहती है? उदासीनता रहती है, उदास उदास इसका मन रहता है। अब डेस्पेयरिंग का मतलब क्या होता है? निराश, ठीक है, पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा भरी हुई है, तो पेशेंट में निराशा है, उदासीनता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव पेशेंट रह रहा है। ठीक। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है कि पेशेंट का किसी भी काम में मतलब मन नहीं लग रहा है ना, टीवी देख रहा है, टीवी ऑन है, बट वहाँ पर उसका पूरा अटेंशन नहीं है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? ये इनडिफरेंस कहलाता है। मतलब आप काम सब कर रहे हो बट उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, उसमें आपका मन नहीं है, बाकी आप कर सब रहे हो। ठीक। नाउ हम एंग्शियस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित होता है पर्सन। देन फियरफुल, डरा डरा रहता है। रेस्टलेस मतलब बेचैन रहेगा, ठीक है, उसका या तो दिमाग मूव करता रहेगा, इधर उधर मूव करे जा रहा है, दिमाग मतलब शांत नहीं रहता पेशेंट का, है ना, मूव कर, और फिजिकली भी मूव कर सकता है, वो इधर उधर चले जा रहा है। वैसे यहाँ पे मेंटल रेस्टलेसनेस, हमें देखो मेंटल जनरल्स में रेस्टलेसनेस, तो मतलब वहाँ पे हमें पेशेंट में मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है। मेंटली उसका दिमाग स्थिर नहीं है। फुल ऑफ एंग्विश, बहुत पीड़ा से भरा हुआ है पेशेंट। ठीक। इरिटेबल है, चिड़चिड़ा, बहुत चिड़चिड़ा होता है, पता है आर्सेनिक का पेशेंट वेरी इरिटेबल, बहुत बात बात पे चिड़चिड़ाएगा। सेंसिटिव होता है। ठीक। पीविश, मतलब सेंसिटिव किस लिए भाई? सेंसिटिव कोई दूसरों का दर्द दुख पीड़ा देख के नहीं, ये सेंसिटिव होता है किसी भी मतलब अपने लिए, कि इसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बात कह दे तो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है। पीविश मतलब चिड़चिड़ापन रहता है इसमें। और ईजली वैक्स मतलब आसानी से ये गुस्सा हो जाता है। देन द ग्रेट सफरिंग, द ग्रेटर द एंग्विश, रेस्टलेसनेस एंड द फियर ऑफ डेथ। तो क्या होता है पेशेंट में? बेसिकली हमें देखने को क्या मिलता है कि देखो, द ग्रेटर द सफरिंग मतलब जैसे कोई भी पेशेंट को फॉर एग्जांपल कोई भी दिक्कत है, हमने मान लिया भाई पेट में दर्द हो रहा है, तो जितना ज़्यादा पेट में दर्द होगा उतना ज़्यादा वो एंग्विश में चला जाएगा, उतनी ज़्यादा उसके मन में पीड़ा रहेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो मेंटली रेस्टलेस होगा, मतलब उतना मतलब मूव करे जा रहा है, ठीक है, उसको चैन नहीं मिल रहा है, रेस्टलेसनेस, चैन नहीं मिल रहा है, स्थिर नहीं हो रहा वो, है ना। और फियर ऑफ डेथ, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा उसको? फियर ऑफ डेथ रहेगा। मतलब कोई भी सफरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल उसको बहुत बुरा बुखार, डेंगू बुखार हो गया है, तो जितना ज़्यादा उसको सफ़र करना पड़ेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी मानसिक पीड़ा, उतनी ही ज़्यादा वो उसका दिमाग मूव करता रहेगा, दिमाग अशांत रहेगा उतना ही, और उतना ही उसको फियर ऑफ डेथ सताएगा। ठीक। ना आगे बढ़ते हैं। मेंटली रेस्टलेस बट फिजिकली टू वीक टू मूव। देखो इसके दिमाग में तो हलचल चल रही है, ठीक, दिमाग में क्या चल रही है? इसके हलचल चल रही है, दिमाग इसका कॉन्टिन्यूअली मूव कर रहा है, शांत नहीं है अंदर से बिल्कुल भी। ठीक। बट फिजिकली ये चला नहीं जा रहा है इससे, फिजिकली टू वीक टू मूव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इस पॉइंट को। ठीक। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि पर्सन दिमाग से बहुत ज़्यादा अशांत है, पर इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा वीक है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है। कैन नॉट रेस्ट इन एनी प्लेस, कहीं भी उसको आराम नहीं मिल रहा है, अपनी बिस्तर पे लेटा है, अपनी पोजीशन ही चेंज करे जा रहा है। देखो ये दो अलग अलग केस हैं। पहला केस हमने क्या देखा कि पर्सन, ऐसा पर्सन आपको सारी क्वालिटी एक पर्सन में नहीं मिल जाएंगी। आपने पहला पॉइंट क्या देखा कि पर्सन इतना ज़्यादा मेंटली रेस्टलेस है और फिजिकली वो मूव नहीं कर पा रहा। अब यहाँ पर क्या लग गया? कोलॉन लग गया। दूसरा केस आपके पास ये हो सकता है कि पेशेंट बार बार अपनी पोजीशन चेंज करे जा रहा है, स्थिर नहीं बैठ रहा। और तीसरा केस हो सकता है चेंजिंग प्लेस कंटिन्यूसली, ठीक है, मतलब किसी भी जगह पे एक तो दूसरा केस ये हो, किसी भी जगह पे आराम नहीं मिल रहा उसको, कहीं भी
बैठ रहा है, आराम नहीं मिल रहा। तीसरा, आराम नहीं मिल रहा तो वो अपनी प्लेस चेंज कर सकता है एक ऐसा पर्सन। वॉन्ट टू बी मूव फ्रॉम वन बेड टू अनदर, मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में, एक कंफर्टेबल पोजीशन से दूसरी कंफर्टेबल पोजीशन, ऐसे ही करता रहेगा वो, बट उसको कंफर्ट ही नहीं मिलेगा। एंड लाइज नाउ हियर एंड देयर, इधर उधर पड़ा रहेगा, आराम नहीं मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। एंक्शियस फियर ऑफ डेथ थिंक्स इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन, इज इनक्योरेबल, इज श्योरली गोइंग टू डाई, ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन ऑन गोइंग टू बेड। इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि नैश ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में, नैश ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में आपका ये मेडिसिन आता है, ठीक, कौन, आर्सेनिक आता है। इसके अलावा आपका नैश ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में एक तो एकोनाइट आ जाता है और दूसरा आ जाता है आपका रस्टॉक्स, रस्टॉक्स, ठीक। तो आपके नैश ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस आपसे वाइवा क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है नैश ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में एक तो आपकी आर्सेनिक आ गई, एकोनाइट आ गई और रस्टॉक्स आ गई। उसके अलावा ये जो है ये नैश ट्रायोज ऑफ प्रोस्ट्रेशन में भी प्रेजेंट है। प्रोस्ट्रेशन में, प्रोस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है भाई? प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वीक फील करना, कमज़ोरी आना, ठीक। तो उसमें भी ये मेडिसिन नैश ट्रायोज ऑफ वीकनेस में, प्रोस्ट्रेशन में भी है। नाउ आगे का पॉइंट है एंग्शियस फियर ऑफ डेथ, मतलब पर्सन को मौत का डर लगता है। वो, अब देखो, इसको डर लग रहा है डेथ का, बट क्या हो रहा है यहाँ पर, वो सोचता है इट इज़ यूजलेस टू टेक मेडिसिन, उसे ऐसा लगता है उसकी डिजीज़ इनक्योरेबल है और दवाई लेना बेकार है, जबकि एक्ोनाइट पे भी फियर ऑफ डेथ होता है, बट वो मेडिसन लेता है। ये मेडिसिन लेने से इसको लगता है बेकार है भाई मेडिसिन लेना, उसकी डिजीज़ इनक्योरेबल है, इज श्योरली गोइंग टू डाई, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये तो अब मरेगा ही मरेगा। ड्रेड ऑफ डेथ व्हेन अलोन ऑन गोइंग टू बेड, तो इसको जब ये अकेला होता है तब इसको डर लगता है डेथ का, ठीक, और जब ये बेड पे जाता है तो इसको डर लगता है। अटैक्स ऑफ एंजाइटी एट नाइट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड, तो पेशेंट को अटैक्स आएंगे एंजाइटी के और जिसकी वजह से रात में आएंगे, ठीक है, और एंजाइटी इतनी ज़्यादा चिंता होगी कि पेशेंट अपने बेड पे से उठ के भागेगा। भाई रेस्टलेसनेस ही इतनी है, इससे रिलेट करो आप कितनी रेस्टलेसनेस है पेशेंट में, मतलब लेटा हुआ है, अटैक्स आ रहे हैं एंजाइटी के, बेड से उठ के भागना पड़ रहा है, और मिडनाइट के बाद मतलब 12 बजे के बाद पेशेंट की दिक्कत और बढ़ जाती है। टीयरिंग चिल्ड्रन आर पेल, वीक, फ्रेटफुल एंड वॉन्ट्स टू बी कैरिड रैपिडली, तो टीयरिंग चिल्ड्रन कैसे होते हैं? पेल होते हैं, वीक होते हैं, फ्रेटफुल, डरे डरे रहते हैं, और उनको कैरी करने की ज़रूरत होती है रैपिडली, जल्दी जल्दी कैरी करना पड़ता है। नाउ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन विद रैपिड्स, अब फिजिकल जनरल देख रहे हैं हम, ठीक, तो फिजिकल जनरल देखते हैं। सी ग्रेट फ्रोस्ट्रेशन विद रैपिड सिंकिंग ऑफ वाइटल फोर्स, तो पेशेंट में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहता है और उसका वाइटल फोर्स सिंकिंग हो रहा होता है, जल्दी जल्दी उसका वाइटल फोर्स डीअरेंज हो रहा है, सिंक हो रहा है, फेंटिंग, जैसे बेहोशी सी छाती है ना, वैसा पेशेंट को लग रहा है। नाउ बर्निंग पेन्स डेट अफेक्टेड पार्ट बर्न लाइक फायर, ठीक, तो इसको कैसे दर्द होते हैं? बर्निंग पेन्स, मतलब जब भी दर्द हो रहा है इसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, उस पेन के साथ साथ जलन हो रही है पेन के साथ साथ। अफेक्टेड पार्ट, जो भी पार्ट में इसको दर्द हो रहा है वो पार्ट बिल्कुल आग जैसे जल रहा है भाई। इफ़ हॉट कोल्स वर अप्लाइड टू द पार्ट, जैसे कि किसी ने उसके गरम कोयला रख दिया हो। बट देखो आप यहाँ पे पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बर्निंग
एमेलियोरेटेड बाय हीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पेशेंट को बर्निंग में आराम किससे मिलता है? हीट से ही मिलता है। तो इसका जो बर्निंग पेन है, अगर आप उसकी सिकाई कर दोगे उस गर्म पानी से तो उसको आराम मिलेगा। फिर इसको हॉट ड्रिंक से आराम मिलता है, ठीक है, गर्म चाय पी लेगा आराम मिलेगा, हॉट एप्लीकेशन से आराम मिलता है, कुछ भी गर्म चीज़ लगाएगा उस पर, सिकाई करेगा उसकी तो आराम मिलेगा। कैन नॉट बेयर द स्मेल और द साइट ऑफ फूड। तो पर्सन को बिल्कुल भी फूड की जो स्मेल है और साइट है बर्दाश्त नहीं हो रही, तभी तो इतना कमज़ोर होता जा रहा है। प्यास बहुत लगती है, तो इसमें ग्रेट थर्स्ट है। किसके लिए? गर्म पानी, ठंडा पानी? ठंडे पानी के लिए बहुत ज़्यादा प्यास लगती है ठंडे पानी की। देखो ये देखो ये पानी पीता है, ठीक, पर थोड़ा थोड़ा पीता है। ये बहुत बार पानी पीता है, बहुत बार पानी पीता है, बट थोड़ा थोड़ा पानी पीता है। ईट सेल्डम बट मच। देखो क्या देखने वाली बात है यहाँ पर, ये पानी तो पी रहा है, बहुत बार पी रहा है, बट थोड़ा थोड़ा पी रहा है। खाता ये कम बार है, पर जब भी खाता है अच्छा क्वांटिटी में खाता है, ठीक है। पीता बहुत बार है पर थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, और खाता मतलब कम कम है, मतलब कम बार है, ठीक है, पर खाता बहुत ज़्यादा है। रैपिड इमेसिएशन विथ कोल्ड वीक एंड ग्रेट डेपेबिलिटी। तो पर्सन में क्या रहता है कि बहुत कमज़ोरी, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत ज़्यादा पतला हो रहा होता है, ठीक। रैपिड इमेसिएशन मतलब बहुत जल्दी तेज़ी से पतला होना। साथ ही साथ कोल्ड स्वेट आता है और बहुत ग्रेट डेबिलिटी, वीकनेस रहती है। देखिए प्रोस्ट्रेशन में है, ट्रायोस ऑफ प्रोस्ट्रेशन में, तो आपको डेबिलिटी मतलब वीकनेस पूरी मेडिसिन में देखने को मिलेगी। ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स, तो जो भी अफेक्टेड पार्ट्स है वो भी एकदम पतला हो रहा होता है। मेरेस्मस, मेरेस्मस क्या होता है? मेरेस्मस एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज़ होती है। तो बेसिकली मेरेस्मस में क्या होता है कि प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन है वो पेशेंट को प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा होता है, जिसके कारण वो पतला होता रहता है। नाउ एक्सेसिव एग्जॉशन फ्रॉम लीस्ट एक्सर्शन। तो थोड़ी भी मेहनत कर ले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा थक जाता है। एग्जॉशन इज नॉट फेल्ट बाय द पेशेंट व्हेन लाइंग स्टिल। देखो अगर पेशेंट बिल्कुल सीधा एक जगह पे लेटा हुआ है तो उसको थकान नहीं लगेगी, तो उसको एग्जॉस्ट फील नहीं होगा। पर जैसे ही वो मूव करता है वैसे ही उसको थकान होने लगती है। वो खुद को इतना ज़्यादा वीक, मतलब इतना ज़्यादा वीक है वो कि ज़रा भी मूव करेगा तो उसको थकान फील हो जाती है। सिम्टम्स उसके 1 से 2 PM के बीच में और 12 से 2 AM के बीच में। मैंने कहा था ना मिडनाइट के बाद उसके जो वो हैं वो दिक्कतें हैं जो बढ़ जाती हैं। बैड पार्ट्स फ्रॉम डिकेड फूड और एनिमल मैटर वेदर बाय इनोकुलेशन, ऑल्फैक्शन और इंजेक्शन। तो डिकेड फूड और एनिमल मैटर से मतलब कोई भी सड़ा हुआ खाना खाने की वजह से, चाहे वो उसने ऑल्फैक्शन से लिया हो, नाक के ज़रिए खुशबू ही क्यों ना सूंघी हो, बदबू ही क्यों ना सूंघी हो उसकी, और या फिर इंजेक्शन मुंह के ज़रिए लिया हो, या फिर ब्लड वेसल में इंजेक्ट हुआ हो, कैसे भी उसके बॉडी में अगर चला गया तो उसको बैड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। कंप्लेंट्स रिटर्न एनुअली। तो इसकी एनुअली कंप्लेंट आती हैं, मतलब साल में, जैसे साल के गैप पे आती हैं। नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं अब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। बर्निंग थ्रस्ट, GIT। तो पेशेंट में क्या रहती है? बर्निंग थर्स्ट रहती है विदाउट स्पेशल डिज़ायर टू ड्रिंक। मतलब देखो थर्स्ट भी है और पानी पीने का इच्छा भी नहीं है। बर्निंग थर्स्ट है बट पानी पीने की ज़्यादा इच्छा नहीं है। द स्टमक डजेंट सीम टू टॉलरेट बिकॉज इट कैन नॉट एसिमिलेट कोल्ड वाटर। स्टमक टॉलरेट नहीं कर पाएगा। क्यों? देखो ये कोल्ड पर्सन को जब थ्रस्ट हमने देखी थी तो किसकी देखी थी?
कोल्ड वाटर पीने की उसकी इच्छा थी, पर जो पेशेंट का जीआईटी सिस्टम है वो कोल्ड वाटर को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कोल्ड वाटर कैसा लगता है उसे, ये कोल्ड वाटर उसके पेट में एक स्टोन की तरह पड़ा हुआ रहता है। ठीक, जैसे ठंडा पानी हम पी लेते हैं, जब बहुत ठंडा पानी होता है सर्दियों के मौसम में तो कितना भारी सा लगता है, इसको वैसे ही इसका जो जीआईटी है वो उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है कोल्ड वाटर को, वो ऐसे ही पड़ा रहता है इसके स्टमक में जैसे कोई पत्थर पड़ा हो। इट इज़ वॉन्टेड बट ही कैन नॉट और डेयर कैन नॉट ड्रिंक। मतलब इसको पानी, देखो बर्निंग थ्रस्ट हो रही है, पानी मतलब बर्निंग थर्स्ट कब होती है, जब बॉडी को ज़रूरत होती है ना पानी की, तभी तो प्यास लगती है, जब बॉडी का वाटर लेवल डाउन हो रहा होता है, इसको रिक्वायरमेंट है बट ये पानी पीना ही नहीं चाह रहा। गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट हम देखते हैं कोल्ड फ्रूट्स, मतलब ठंडी चीज़ें खाने के बाद, आइसक्रीम खाने के बाद, आइस वाटर पीने के बाद, सावर बियर पीने के बाद पेशेंट को गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट हो जाता है। बैड सॉसेजेस लेने के बाद, मतलब वही मैंने आपको बताया था ना, सड़ा खाना खाने के बाद से पेशेंट को एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो वही बैड सॉसेजेस लेने के बाद, अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने के बाद और स्ट्रॉन्ग चीज़ लेने के बाद हो सकता है। नाउ डायरिया आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, स्टूल स्कैंटी, मतलब थोड़े अमाउंट में आएगा। डायरिया इसको खाना खाने के और पीने के बाद हो जाता है, उसके बाद डार्क कलर्ड का इसको स्टूल आता है, ऑफेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, वेदर स्मॉल और लार्ज, चाहे स्मॉल हो चाहे लार्ज हो बट बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। और साथ ही साथ में क्या रहती है, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन रहती है, बहुत वीकनेस, डायरिया में बहुत वीकनेस हो जाती है पेशेंट को, बहुत ऑफेंसिव डायरिया इसमें होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम देख रहे हैं हम नेक्स्ट। ब्रीदिंग एस्थमेटिक, मस्ट सिट और बेंड फॉरवर्ड, तो ये ब्रीदिंग कैसी लगेगा, जैसे अस्थमा पेशेंट लेता है, उसको सांस लेने में कितनी डिफ़िकल्टी होती है। फिर इसको बैठना पड़ेगा, ठीक है, मस्ट सिट, इसको बैठना पड़ेगा आगे की तरफ, जैसे ये पेशेंट है ये आगे की तरफ बेंड करना पड़ेगा। स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट, तो ये रात में बेड से निकलना पड़ता है पेशेंट को। जैसे मैंने बताया था ना 12 से इसकी 12 से 2 के बीच में कंप्लेंट होती है, मिडनाइट के बाद, मतलब 12 बजे के बाद, तो इसको 12 बजे के बाद दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। अनेबल टू लाई डाउन फॉर द फियर ऑफ सफोकेशन, तो ऐसा इसको डर लगा रहता है सफोकेशन का, मतलब पेशेंट एक तो अस्थमैटिक ब्रीदिंग करता है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत रहती है, ये रात में सही से सो भी नहीं पाता, इसको फियर रहता है सफोकेशन का, घुटन का। अटैक्स लाइक क्रूप इंस्टेड ऑफ द यूजुअल अर्टिकेरिया। नाउ स्किन हम देख रहे हैं, एनासार्का की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। स्किन इसकी पेल वैक्सी रहती है, अर्थ कलर रहती है। स्किन इसकी ड्राई है, स्केली है, कोल्ड है, ब्लू है, रिंकल्ड है, विथ कोल्ड क्लेमी पर्सपिरेशन, तो पर्सन को पसीना कैसा आता है, ठंडा आता है, लाइक पार्चमेंट। वाइट एंड पेस्टी इसका स्किन रहेगा, ब्लैक वेसिकल्स हो जाएंगे उस पे और बर्निंग पेन रहेगा। नाउ एग्रवेशन मिडनाइट के बाद होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, कोल्ड से हो जाती है, कोल्ड ड्रिंक से हो जाती है या कोल्ड फूड से हो जाती है। और जब ये अफेक्टेड साइड बैठेगा तो इसको दिक्कत इसकी बढ़ जाएगी, मतलब जैसे राइट साइड में पेन है, राइट साइड लेटेगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी, और विद हेड लो, या सर नीचे रख के सर के बल लेटेगा तो दिक्कत हो जाएगी। एमेलियोरेशन फ्रॉम हीट इन जनरल, आराम किससे मिलता है, पूरी बॉडी को अगर हीट मिले तो आराम मिलेगा, एक्सेप्ट हेडेक, बस हेडेक के केस में इसको
हीट से आराम नहीं मिलता, जो कि कोल्ड बाथिंग से आराम मिलता है। इसको हेडेक के केस में कोल्ड बाथिंग से आराम मिला। देखो कितना रिवर्स हो रहा है यहाँ पे कि वैसे इसको कोल्ड से दिक्कत थी, बट हेडेक के केस में इसको हीट से आराम नहीं मिल रहा और कोल्ड बाथिंग से आराम मिल रहा है। फिर बर्निंग पेट इसका कम हो जाता है हीट से। कॉम्प्लीमेंट्री एलियम सटाइवा, कार्बोवेज, phosphorus, pyrogen, and arsenic should be thought of in ailments from chewing tobacco। तंबाकू खाने के कारण अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं, अल्कोहलिज्म के कारण आ रहे हैं, सी बादिंग के कारण आ रहे हैं, सॉसेज पॉइजनिंग किसी को हो गई है, डाइसेक्शन वुंड्स एंड एंथ्रेक्स पॉइजन किसी के बॉडी में चला गया है, स्टिंग्स ऑफ वेनोमनस इंसेक्ट कोई जहरीले कीड़े ने काट लिया है, तो उस केस में हम सोच सकते हैं मेडिसिन को। I hope you like the video. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.